सब यही कहते थे कि तुम्हें नासिर बहुत खुश रखेगा, अच्छा कमाता है और सुलझा हुआ भी है। इसकी बातों से तो यही लगता है कि तुम पर जान निछावर करता है। फिर ये भी तो देखो कि नासिर की वालिदा किस तरह से तुम्हारे वासे सदके जाती है। जब भी घर चक्कर लगाती है तुम्हें अपने पास से उठने भी नहीं देती। तुम बिलाशुबा ये खुशकिस्मत लड़की हो जो तुम्हें नासिर जैसा लड़का मिला। यह खुशकिस्मत लड़की हो जो तुम्हें नासिर जैसा लड़का मिला है। मैं ये सब बातें सुनकर खुश हो जाया करती थी। मैंने नासिर की तस्वीर देखी थी तो दिलो जान से इस पर फिदा हो गई थी। वो दुबई में रहता था। सुनने में यही आया था कि वो दुबई में बहुत अच्छी जॉब करता है। मेरे वालिदैन इस रिश्ते से राजी थे। मैंने भी हामी भर दी और यूं मेरी शादी नासिर से हो गई थी। हम एक हफ्ता पाकिस्तान में ही रहते थे। नासिर ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरे खूब अवभगत की। हमने जिस कदर मुमकिन था साथ वक्त गुजारा। फिर नासिर वापस दुबई चला गया था। इसकी वालिदा और छोटी बहन सीन ने मेरी दिलजोई करने की कोशिश की थी। 2 हफ्ते बाद ही मेरा वीजा भी आ गया था और यूं हम तीनों दुबई चले गए थे। नासिर हमें एयरपोर्ट पर रिसीव करने आया था। वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। नासिर ने मुझे बताया कि इसने किस तरह से गिन गिन कर दिन गुजारे थे। इसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी जिंदगी को खुशियों से भर देगा, मुझे दुबई की सैर कराएगा। हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की संगत में खुश थे। मैं घर का काम करने की कोशिश करती तो मेरी सास और ननद मेरा हाथ थाम कर मोहब्बत से कहती कि फाखिरा अभी आपकी एक दिन एंजॉय करने के हैं, आप खुद पर जिम्मेदारियां मत डालें। मैं इनकी बातें सुनकर मसरूर हो जाती थी। सबने ठीक ही तो कहा था कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे ऐसे लोग मिले हैं। मैंने फकत 4 दिन में ही इस बात का अंदाजा लगा लिया तो कि मेरे ससुराल में दुनिया की हर सहूलत मौजूद है। दुबई जैसे महंगे मुल्क में भी ये लोग जिंदगी के हर लगड़ी से मुस्तफीद हो रहे थे। रात हुई तो मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि अच्छी तरह से तैयार हो जाओ, हम दोनों डिनर पर जाएंगे। मैं खुशी खुशी तैयार हो गई। नासिर ने मेरी तारीफ में जमीन और आसमान एक कर दिया था। हम दोनों तारीफ एक दूसरे के साथ मुकम्मल लग रहे थे। मुझे ये जिंदगी बहुत हसीन लग रही थी, मगर मुझे कहाँ मालूम था कि ये सब आरज़ी है। ये तो सुख का थोड़ा सा मजा है, इसके बाद आजमाइशों के पहाड़ मुझ पर टूट पड़ेंगे। मैं और नासिर घर वापस आ गए थे। फिर हम दोनों ने शादी की फिल्म देखी। सारी रात हम दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते रहे। सुबह का वक्त मेरी आंख लग गई थी। दोपहर 2 बजे के करीब मैं नींद से बेदार हुई तो फ्रेश होकर कमरे से बाहर आ गई थी। मेरा शौहर और सास लॉन्च में ही बैठे हुए थे। दोनों के चेहरे के तासरात सख्त थे। मैं बोली, नासिर आप कब उठे? नासिर ने मेरी जानिब घूर कर देखा था और उठकर मेरे पास आ गए। नासिर के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे सख्त खफा हो। और फिर देखते ही देखते नासिर ने मुझे एक के बाद दीगर 3 तलाकें दे दी थी। मैं बिल्कुल शॉक थी, मुझसे कोई लफ्ज ही नहीं निकला था। मैं तो अपना कसूर भी पूछ नहीं पाई थी कि नासिर कहने लगा, अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मैंने शिकवा की ना निगाहों से अपनी सास की जानिब देखा था कि वो अपने बेटे से कुछ तो कहें, इसे ऐसा कदम उठाने से बाज रखें, मगर इसने भी मुझसे नजरें फेर ली थी और मुझे इस तरह नजरअंदाज कर दिया था जैसे मैं वजूद ही नहीं रखती। मैं शशुदरा से थी, जिस्म बेहिस और हरकत हो चुका था। तब नासिर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने घर से धक्के देकर निकाल दिया था। मैं फटी फटी निगाहों से अपने मुंह पर बंद होते दरवाजे को देखती रह गई थी। मेरा सपनों का शीश महल एक ही झटके से टूटकर गिर पड़ा था। मैं परदेश में बेयारो मददगार हो गई थी। मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं था जहां मैं जा सकती। मैं थर थर कांपने लगी थी। खुद को संभालने के लिए यूं ही सड़क पर चलती जा रही थी। जब मैं बहुत दूर पहुंच गई तो एक बेंच पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। तब मुझे किसी मर्द की आवाज सुनाई दी थी, क्या हुआ है आपको? ये मर्द मेरे साथ इंग्लिश में मुखातिब था। मैंने सर उठाकर देखा तो मेरे सामने एक अरबी खड़ा था जिसके चेहरे पर परेशानी ही परेशानी थी। सच शुक्र कि मैं पढ़ी लिखी थी और इंग्लिश में बात करने में महारत रखती थी। मैंने इसे अपना मसला बता दिया तो कहने लगा कि दीनी में किसी को जानती हो या रहने के लिए तुम्हारे पास कोई ठिकाना है? मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। मैं तो यहाँ 5 दिन पहले ही आई थी। शौहर के साथ अच्छा वक्त गुजर रहा था, मगर ना जाने इसे
आज क्या हो गया कि इसने मुझे तलाक दे दी। वो अरबी कहने लगा, आज अगर तुम मेरे घर चलना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। घर में मेरी बीमार माँ है, तुम इसकी खिदमत करना, मैं तुम्हें सैलरी भी दूंगा। यूं तो अपने पैसों से टिकट खरीद कर वापस अपने वतन भी जा सकोगी। इस अरबी की बात सुनकर मेरे दिल को ढाढ़स मिल गई थी। यूं लग रहा था जैसे तपते सहरा में किसी ने ये घूंट पानी का पिला दिया हो। मैंने इस अरबी से कहा कि मुझे ये ऑफर कबूल है। वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर साथ ले गया था। इसका घर बहुत खूबसूरत था। घर में पड़ी एक एक चीज से यही जाहिर हो रहा था कि वो बहुत ही अमीर शख्स है। मैंने इससे कहा कि आपकी वालिदा कहाँ है। इसके चेहरे पर उदासी दर आई थी। इसने मुझे सोफे पर बैठ जाने को कहा था और बोला, दरअसल मेरी अम्मी एक हफ्ते से हॉस्पिटल में दाखिल हैं। कल इन्हें छुट्टी मिल जाएगी तो वो घर वापस आ जाएंगी। मैंने अम्मी की हालत की पेश नजर हॉस्पिटल से ही नर्स लेने का इरादा किया था, मगर नर्स अफोर्ड करना इतना आसान नहीं है। तुम्हें इस वक्त पैसे और ठिकाने की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हें ले आया हूँ। मैंने वैसे भी सुन रखा है कि पाकिस्तानी लड़कियां घर के कामों में ताक होती हैं। मैंने सर हिला दिया और बोली, तुम्हारी वालिदा कहाँ है? वो बोला, मेरी अम्मी को कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इस अरबी की बात सुनकर तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। मैं बोली, मैं इस घर में आपके साथ नहीं रह सकती। वो अरबी कहने लगा कि तुम इस बात की फिक्र ना करो, मैं यहाँ रहूंगा नहीं। दरअसल मेरे बहुत से काम पेंडिंग है। मैं अपनी वालिदा के आने से पहले पहले सब कुछ निपटा लेना चाहता हूँ। आज मैं सारा दिन मसरूफ रहूंगा, घर का चक्कर नहीं लगा पाऊंगा। किचन में दुनिया जहाँ की हर शय पड़ी है, कुछ खाना हो तो पकाकर खा लेना। मैंने सर हिला दिया तो वह अरबी घर से निकल गया था। मुझे अभी तक इस बात की परेशानी थी कि क्या मैंने इस तरह अजनबी शख्स के घर रुककर ठीक किया या गलत। मैं भी क्या करती, मेरी मजबूरी थी। इसके अलावा मेरे पास और कोई हल भी तो नहीं था। मैं दिल ही दिल में दुआएं करती रही थी कि या अल्लाह मुझे किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार होने से बचा लेना। मुझ पर तो पहले ही गम के पहाड़ टूट पड़े थे। सारी रात यूं ही दुआएं करते हुए गुजर गई थी। या तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र था कि वो अरबी दोबारा घर नहीं आया था। अगले दिन सुबह ही लौट कर आया था। साथ इसकी व्हील चेयर पर इसकी वालिदा भी थी। इस अरबी की वालिदा ने मुझे देखते ही चेहरे पर कपड़ा डाल लिया था। मेरे देखने से पहले शायद इनका चेहरा अराया था। ना जाने उन्होंने मुझसे पर्दा क्यों किया था, या फिर वह हमेशा से ही पर्दा करती थी। इस बात ने मुझे कुछ परेशान कर दिया था। खैर, मैंने खुद को तसल्ली दी कि वो बीमार खातून है, शायद इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया होगा। मुझे इस बात की खुशी थी कि अरबी की बात सच साबित हो गई थी। इसकी वालिदा सच में बीमार थी। इस अरबी ने मेरे साथ किसी किस्म का कोई धोखा नहीं किया था। अरबी अपनी अम्मी को कमरे में छोड़ आया और मेरे पास आकर कहने लगा, मुझे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत है। मैं छोटा सा था जब मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था। तब से अम्मी ने मेरे बाप का भी किरदार अदा किया और माँ का भी। मैं इस मुश्किल वक्त में इन्हें तन्हा नहीं छोड़ सकता। मैं इनका साथ दूंगा। तुम ये ना समझो कि मैंने अपनी अम्मी की सारी जिम्मेदारी तुम पर डाल दी है। दरअसल तुम्हें सिर्फ चंद घंटे ही इनका ख्याल रखना पड़ेगा। तुम सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक इनका ख्याल रखोगी। इसके बाद मैं घर आ जाया करूंगा और सारी जिम्मेदारी मुझ पर होगी। मैं इस अरबी की बात सुनकर खुश हो गई थी। मैंने अरबी की वालिदा का ख्याल रखना शुरू कर दिया था। मुझे इस काम में बिल्कुल भी वक़्त महसूस नहीं होती थी, क्योंकि मेरी ड्यूटी फकत इतनी सी होती थी कि मैंने खाना ले जाकर कमरे में रख देना होता था। चूंकि वो मुझसे पर्दा करती थी, इसलिए मेरे हाथ से खाना भी नहीं खा सकती थी। वो मुझे बाहर जाने का इशारा कर दिया करती थी। आधे घंटे बाद मैं खुद ही दरवाजे की दस्तक देकर बर्तन उठाकर ले जाती थी। मैं इनको दवाइयाँ भी ऐसे ही दिया करती थी। मालकिन की जिम्मेदारी तो मुझ पर ज्यादा नहीं थी, बस घर के कामों में ही सारा दिन मसरूफ रहती थी। सफाइयाँ वगैरह भी मेरी जिम्मे थी और खाना बनाना भी। मैं खुद को ज़हनी तौर पर भी मसरूफ रखने की कोशिश किया करती थी, मगर मेरे लिए नामुमकिन था। रह रहकर मुझे अपने घर की बहुत याद सताती थी। मैं किचन में काम करते हुए रोती चली जाती थी। मुझे मेरे वालिदैन बहुत याद आते थे। मैं अम्मी की गोद में सर रखकर रोना चाहती थी। इनसे ये सब कहना चाहती थी कि मुझे मेरे शौहर ने छोड़ दिया, वो भी वजह बताए बगैर। इसने मुझ पर जरा तरस नहीं खाया और मुझे परदेश में बेघर कर दिया था। मेरे पास रहने को कोई ठिकाना भी नहीं था। इस वक्त इस अरबी ने मुझे सहारा दिया था। अगर ये भी मुझे ना मिलता तो मेरा क्या होता, ना जाने मैं कैसे लोगों के हाथ लग जाती। मुझे इल्म नहीं था कि कब मेरी जिंदगी में वो दिन आना था जब मैं अपने वालिदैन से मिल पाती।
तब तक तो मुझे इंतजार की कठिन मरहले से गुजरना था। मैं अपने वालिदैन को फोन करके सारी सूरत हाल से आगाह करना चाहती थी, मगर मैं इन्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी। अगर मेरी अम्मी को पता चल जाता कि मैं इस वक्त किस तरह दुबई में फंसी हुई हूँ तो इनकी रातों की नींद तक उड़ जाती। मैंने इनसे कोई राबिता नहीं किया था। एक दिन दिल बहुत उदास था तो सोचा कि अपनी सहेली निम्रा से राबिता करती हूँ। इससे कहती हूँ हाल दिल। मैंने घर में पड़ा PTCL उठाया तो पता चला कि वो तो काम ही नहीं करता। मैं बहुत उदास हो गई थी। तब मेरे जहन में चौकीदार का ख्याल आया था। मैंने सोचा कि इसके मोबाइल से घर राबिता कर लेती हूँ। मैं चौकीदार के पास गई और बड़ी मुश्किल से इसे अपनी ये बात समझाने की काबिल हुई थी कि मुझे तुम्हारा मोबाइल चाहिए, मैं घर राबिता करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर इस चौकीदार ने साफ साफ इनकार कर दिया था और बोला मेरे मोबाइल में पैसे नहीं हैं। मुझे मायूसी हुई थी, मगर मैं आज हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। आज मैं किसी अपने मेहरबान से बात करके दिल पर जमे गुबार को हल्का कर लेना चाहती थी। मैंने चौकीदार से कहा कि तुम मुझे किसी PCO के पता ही बता दो, मैं खुद ही बाहर चली जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो अरबी हंस दिया और बोला नामुमकिन है। मालिक ने तो सख्ती से मना किया है कि मैं आपको घर से ना जाने दूं। आप ना तो किसी को फोन कॉल कर सकती हैं और ना ही बाहर जा सकती हैं। ये बात सुनकर तो मेरा दिल ही बैठ गया था। क्या इस अरबी ने मुझे अपने घर में नजर बंद कर लिया था? मैं तो ये सब सोचकर ही थर थर कांपने लगी थी। क्या घर वापस जाना फकत मेरा यह ख्वाब था? क्या मैं यहाँ परदेश में ही मर जाऊंगी? अब मुझे इस अरबी का बेसब्री से इंतजार था। मैं इससे दो टोक बात करना चाहती थी। शाम में जब वो अरबी आया तो मैं खदरे गुस्से से बोली कि मैं तुम्हारी जागीर नहीं हूँ, फकत एक मुलाजिमा हूँ जो अपनी मर्जी से कहीं भी आना जाने का हक रखती हूँ। फोन पर अपने घर वालों से राबिता कर सकती हूँ। तुमने क्या सोचकर मुझ पर इस कदर पाबंदियां लगाई हैं? मुझे तो इस मुतालक को चिल नहीं था। आज तुम्हारे चौकीदार से इल्म हुआ है कि तुमने तो मुझे अपने घर में नजरबंद किया हुआ है। मेरी बात सुनकर इस अरबी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो बोला ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए किया है। तुम दुबई में बिल्कुल अनजान हो। तुम्हें इल्म नहीं है कि यहाँ कैसे कैसे इंसान नुमा भेड़िए फिर रहे होते हैं। तुम अगर गलत हाथों में चली गई तो उम्र भर तुम्हारा सुराग नहीं लगेगा। मैं नहीं चाहता कि एक परदेसी मेरे वतन में ये सब कुछ बर्दाश्त करे। इसलिए मैंने अपने चौकीदार से कह दिया था कि तुम्हें कहीं भी आने जाने न दे। रही बात फोन पर बात करने की, तो तुम अपने वालिदैन से राबिता करके क्या कहोगी? ये कि मुझे मेरे शौहर ने तलाक दे दी है, मेरे पास टिकट के भी पैसे नहीं हैं और अब मैं ये करबी के घर मुलाजिमत कर रही हूँ ताकि वतन वापसी के लिए कुछ पैसे जमा कर सकूं। तुम अपने वालिदैन को अजियत देना चाहती हो क्या? मैं जब अपनी माँ का दुख समझ सकता हूँ तो किसी और के वालिदैन का क्यों नहीं? क्या ही अच्छा हो कि तुम 1 महीने की तनख्वाह लेकर अपने मुल्क वापस चली जाओ। वहाँ जाकर फिर अपने हालात घर वालों से कह लेना। मुझे अरबी की बातें अच्छी लगी थी। मैंने मुस्कुराकर इसे माजरत की थी और बोले माफ करना, तुम्हें समझने में मुझसे गलती हो गई। दरअसल मुझे अपने ही शौहर ने इस तरह का दुख दिया है कि मैं अब किसी पर भरोसा करने के काबिल ही नहीं हूँ। अरबी कुछ भी कहे बिना चला गया था। मुझे यहाँ काम करते हुए अभी चंद ही दिन हुए थे। अभी भी बहुत कठिन वक्त मुझे यहाँ गुजारना था। मेरी दिली ख्वाहिश यही थी कि इस मेहरबान अरबी की वालिदा जल्द अज जल्द ठीक हो जाए, जो दूसरों का इस कदर एहसास होता हो। अल्लाह इसे अपनों की आजमाइश से बचाए। मेरी इस घर में रूटीन बिल्कुल भी तब्दील नहीं हुई थी। मैं सारा दिन घर के काम करती थी और फिर अरबी की वालिदा के कमरे में दस्तक देकर दाखिल हो जाती थी। मैं इनके पास खाना वगैरह रखकर बाहर निकल जाती थी। आज जब मैं खाने के बर्तन उठाने लगी तो मुझे ट्रे में एक कागज पड़ा हुआ नजर आया था। मैं इसको उठाने लगी तो अरबी की वालिदा ने जल्दी से हकारा भरा था और मुझे कमरे से बाहर निकल जाने का इशारा किया था। मैंने जल्दी से इनके हुक्म की तामील की थी। मैंने किचन में आकर बर्तन रख दिए और कागज उठाया। ये देखकर तो जान ही निकल गई थी कि इस कागज पर उर्दू लिखी हुई थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस कदर जल्दी मुमकिन हो सके मेरे घर से निकल जाओ। मैं तो गुमसुम सी हाथ में कागज पकड़कर खड़ी की खड़ी रह गई थी। क्या अरबी की वालिदा पाकिस्तान से थी? अगर ऐसा नहीं था तो फिर वो उर्दू कैसे लिखना जानती थी? चलो मैंने मान लिया कि इनको उर्दू भी आती थी, तो फिर वो मुझसे इस कदर नफरत क्यों कर रही थी? मैंने तो यहाँ आकर इनका घर संभाल लिया था। इनका भी मुमकिन हद तक ख्याल रखने की कोशिश किया करती थी। मैं इनसे पूछना चाहती थी कि क्या वो उर्दू जानती हैं, इसलिए मैं इनके कमरे में चली गई। मैंने जैसे ही कलाम करने की कोशिश की तो वो मुझे खा जाने वाली निगाहों से घूरने लगी थी। इसने मुझे जाने का इशारा कर दिया था। मैं एक बार फिर से कमरे से बाहर आ गई थी। जाने क्या माजरा था, मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं अजीब दोराहे पर खड़ी थी।
4 बजे मैं अपने क्वार्टर में आ गई थी। इस अरबी ने मुझे अपने लकड़ी घर के पीछे बने सर्वेंट क्वार्टर में ये कमरा रहने को दिया हुआ था। सुबह से शाम 4 बजे तक तो मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजर जाता था, मगर इससे आगे एक एक मिनट में गिनकर गुजारा करती थी। वक्त तो थम सा जाता था। मुझे पाकिस्तान की याद आने लगती थी। अपनों का ख्याल बेचैन रखता था। ना जाने मेरे पीछे क्या कुछ हो गया था। पाकिस्तान में सब कैसे थे। मेरी अम्मी ने ना जाने कितनी बार मेरे ससुराल में फोन किया होगा, मेरी खैरियत मालूम की होगी। पता नहीं उन्होंने आगे से अम्मी को क्या कह दिया होगा, इन्हें क्या बताया होगा कि इनकी बेटी फाकिरा कहाँ चली गई है, वो फोन पर बात क्यों नहीं करती। मैं यही सब सोच रही थी जब मेरे कमरे पर दस्तक हुई थी। मैंने दरवाजा खोल दिया तो सामने अरबी खड़ा था। कहने लगा, मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने डिस्टर्ब कर दिया। दरअसल मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। इस अरबी ने सारा नाम कहकर किसी को पुकारा था। तभी मेरे सामने एक किसी उम्र की अरबी औरत आई थी। ये बिलाशुबा बहुत ही हसीन थी। अरबी मर्द कहने लगा कि मैंने अम्मी की देखभाल के लिए इन्हें काम पर रख लिया है। तुम बस मेरे घर को देखोगी, सफाई सुथराई तुम्हारे जिम्मे है। मैंने सर हिला दिया तो अरबी कहने लगा कि अब तुम्हारी ड्यूटी टाइमिंग भी ज्यादा हो जाएगी। हो सकता है कि तुम्हें रात के वक्त मेरी वालिदा के साथ ही सोना पड़े। मैंने इस पर भी कोई एतराज नहीं किया था। अरबी चला गया था। अगले दिन मैं काम पर गई तो सारा ने मुझे मालकिन के कमरे में भी जाने नहीं दिया था। मैंने इसे इशारों से समझाया कि मैं तो फकत मालकिन की तबीयत के मुतालिक जानना चाहती हूँ। सारा ने नफी में सर हिला दिया और कहने लगी कि इस चीज की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। रात के वक्त जब सोने का टाइम हो गया तो सारा ने खुद ही मुझे मालकिन के कमरे में जाने को कह दिया था। मैं वहां भी तो फ्रेश पर ही 2 बिस्तर लगे हुए थे, जबकि मालकिन अपने जहाजी साइज बिस्तर लगे हुए थे, जबकि मालकिन बेड पर लेटी हुई थी। सारा ने मुझे इशारे से समझाया कि हम दोनों मालकिन के साथ ही सोया करेंगी। रात के वक्त इनकी हालत बिगड़ जाती है, पर मुझसे इन्हें तन्हा संभाला नहीं जाता। मैंने दिल में शुक्र किया था कि मेरी जान सर्वेंट क्वार्टर वाले कमरे से छूट गई थी, क्योंकि वहां मुझे तन्हाई का एहसास बड़ी शिद्दत से होता था। रात काटना मेरे लिए बहुत कठिन हो जाती थी। पहली रात तो मैं बिस्तर पर लेटते ही सो गई थी कि रातों से बाखूबी का शिकार थी, इसलिए जल्दी नींद आ गई थी। सुबह सोकर उठी तो सारा कहने लगी, गुस्ल कर लो। मैं हैरान हुई थी। वजह पूछी तो कहने लगी कि हम मालकिन के कमरे में सोई थी, ना जाने यहाँ कितने जरासिम होंगे, इसलिए लाजमी गुस्ल कर लो। मैंने सारा की बात सुनकर गुस्ल कर लिया था और फिर घर के कामों में मशगूल हो चुकी थी। मेरे लिए ये बात काफी हैरान कुन थी कि सारा तो मालकिन के कमरे से बिल्कुल भी बाहर नहीं आती थी, जबकि मुझे तो वो एक पल के लिए भी अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं करती थी। मैं मालकिन से बात करना चाहती थी, इनसे इस्तफसार करना चाहती थी कि आखिर इन्हें उर्दू कैसे आती है, और फिर वो मुझसे इस कदर नफरत क्यों करती हैं कि मुझे अपने घर से निकाल देना चाहती हैं। ये अभी तक एक राज ही था। मुझे तो लगता था कि मेरा महीना यूं ही खत्म हो जाएगा और मैं अरबी मालिक से पैसे लेकर वतन वापस आ जाऊंगी, मगर नकाबपोश मालकिन का राज मालूम नहीं कर पाऊंगी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मेरा तजस्सुस भी बढ़ता चला जा रहा था। और फिर एक शब में अपने खिसके हाथों इस कदर बेचैन हो गई कि मेरी आंखों से नींद ही उड़ गई थी। मैं करवटें बदलती रही थी, मगर नींद की देवी मुझ पर मेहरबान नहीं हो रही थी। मैंने सारा की जानिब देखा तो वो बड़े मजे से खराटे ले रही थी। तब मैं एकदम से उठ बैठी थी। मैंने सोचा कि चलो और कुछ नहीं तो मालकिन का चेहरा ही देख लेती हूँ। मैं दबे पाँव से चलती हुई मालकिन के सरहाने जा खड़ी हुई थी। मैंने इनके चेहरे से कपड़ा हटा दिया था। फिर तो जैसे जमीन और आसमान की गर्दिश ही रुक गई थी। ये मेरे लिए कोई अजनबी चेहरा नहीं था, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानती थी। मालकिन भी नींद से बेदार हो चुकी थी। कमरे में हल्की सी मध्यम सी रोशनी थी। हम दोनों की नजरें मिली थी। मैं सवाल करना चाहती थी, मगर मालकिन ने मुझे रोक दिया और जाने का इशारा कर दिया। मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गई थी। अब मामला बहुत से ज्यादा उलझ गया था। ये यहाँ कैसे पहुंची थी? ये तो मेरी ननन कुलसुम थी। इसका भला ये करबी के घर में क्या काम था? जहाँ तक मुझे मालूम है मेरी ननन कुंवारी थी, वो इतने दिनों से अपने घर से गायब थी, तो क्या इसके घर वालों को कोई परेशानी नहीं थी? फिर ये भी बात अजीब थी कि मुझसे अरबी मालकिन ने झूठ क्यों बोला था? इसने मेरी ननन के बारे में ये क्यों कहा था कि वो इसकी वालिदा है? यकीनन कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। मुझे इस बात का 100% यकीन हो चुका था कि मेरी ननन इस वक्त किसी परेशानी में मुब्तला है, इसको खतरा है।
अब सोचने की बात यह थी कि क्या मुझे इस शख्स की बहन की फिक्र करने की जरूरत थी या नहीं, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी तबाह व बर्बाद हो गई थी, जिसने मुझे तलाक देने से खबर मेरी खता तक नहीं बताई थी, वो औरत जो मुझे पाकिस्तान से तो बड़े मान से साथ लाई थी, मगर जब इसका बेटा मुझे तलाक दे रहा था तो इसने उफ तक ना किया था। दिल तो चाहता था कि अपनी जान बिछाकर भाग जाती, मगर यह इंसानियत का सबसे निचला दर्जा होता। मेरे साथ बुरा तो मेरे शौहर ने किया था, इसकी सजा भला मैं अपनी ननद को कैसे दे सकती थी। मैंने सोच लिया था कि मुझे अपनी ननद के साथ राबिता खत के जरिए करना है। मैंने सर्वर क्वार्टर में जाकर खत लिखा और इससे पूछा कि मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें किस किस्म की कोई मदद चाहिए क्या। अब इस मसला यह खत जकिया तक पहुँचाने का था। इसका हल भी मैंने ये निकाला था कि सारा को बहाने से किचन में बुलाकर मैं खुद बाहर निकल गई थी। मैंने इस चीज का फायदा उठाया और जकिया के पास वो खत छोड़ आई थी। शाम के वक्त मैंने फिर से बहाना बनाया और सारा कहा कि मालकिन के कमरे से बर्तन उठाने जा रही हूँ। जकिया ने मुझे देखा तो एक कागज बर्तनों के ट्रे में रख दिया था, बर्तन में किचन में रख दिए और खुद बाथरूम में जाकर जकिया का खत पढ़ा था। इसने लिखा था, मुझे मदद की जरूरत है भाभी, आप पुलिस को इतला करें हर हाल में। नीचे ही जकिया ने दुबई की पुलिस का नंबर लिखा हुआ था। मैं अब शीशो बेंच में मुब्तला थी कि किस तरह से फोन करूं पुलिस को, क्योंकि मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था। इसी वक्त मेरी नजर सारा पर पड़ी थी। वो अपने मोबाइल से किसी से बात कर रही थी। मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो औरत जो अरबी ने मेरे पहरे के लिए रखी थी वही अनजाने में मेरे काम आ रही थी। जैसे ही सारा जकिया के कमरे में गई, मैंने इसका मोबाइल उठाया और बाथरूम में जाकर पुलिस को सारे हालात से आगाह कर दिया था। पुलिस ने मुझे चंद तदाबीर बताई थी और कहा था कि हम बस पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में अरबी भी घर आ गया था। मैं भागती हुई इनके पास आई और बोली कि हमारे गेस्ट रूम में सांप आ गया है। अरबी बहुत घबरा गया और वो सारा जल्दी से गेस्ट रूम में चले गए थे। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, मैंने इन्हें बाहर से लॉक कर दिया था। ऐसा करने को मुझे पुलिस ने बोला था ताकि वो अरबी हमें कोई नुकसान न पहुंचा सके। अरबी गुस्से से गुजार रहा था। वो दरवाजे को इस तरह से पीट रहा था कि मुझे यही लग रहा था कि वो अभी दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाएगा। खैर इतनी देर में पुलिस आ गई थी। चौकीदार को तो उन्होंने पहले ही हथकड़ी लगा दी थी। फिर अरबी और सारा को भी गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मुझे और जकिया को बयान देने के लिए साथ ले गए थे। इधर जाकर जकिया ने बताया कि मैं और ये अरबी लड़का आपस में मोहब्बत करते थे। ये मेरा रिश्ता लेकर घर आया, मगर भाई ने इनकार कर दिया। फिर भाई की शादी हो गई और वो अपनी बीवी को घर ले आए। भाई हर वक्त अपनी बीवी में ही मसरूफ रहते थे, इसलिए मुझे लगा था कि अपनी मोहब्बत को पाने का इससे अच्छा मौका मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं घर से भाग गई थी। इस अरबी ने पहले मुझे एक दिन अपने दोस्त के घर रखा है, अपने घर ले गया और ये कहा कि तुम्हें बीमार होने का नाटक करना पड़ेगा, नहीं तो मोहल्लेदार पुलिस को बुलवा लेंगे। मैंने एक काम वाली का भी इंतजाम कर लिया है, तुम इसके सामने चंद रोज बुढ़िया बनने का नाटक कर लेना। अरबी ने मुझे मुलाजिमा के सामने चेहरा ढकने की हिदायत की थी। ये देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी कि मुलाजिमा के रूप में कोई और नहीं बल्कि मेरी भाभी सामने खड़ी है। मैं नहीं चाहती थी कि भाभी को पता चले कि मैं यहाँ हूँ और वो मुझे घर साथ ले जाए, क्योंकि मैं तो अभी भी अरबी से मोहब्बत करती थी। मगर एक दिन जब वो फोन पर किसी के साथ बात कर रहा था तो मैंने सुन लिया कि इसने तो मेरा और भाभी का सौदा तय कर दिया है। वो हमें फरोख्त कर देना चाहता था। मैं तो वहाँ फंसी हुई थी, इसलिए भाभी को वो वहाँ से भगा देना चाहती थी। बड़े पुलिस ने इसकी वालिदा और भाई को भी थाने बुला लिया था। मेरी साबिका सास कहने लगी, मुझे माफ कर देना बेटी, तुम्हें तलाक मेरी वजह से हुई है। जब जकिया घर से भाग गई तो मैंने तुम्हारे शौहर से कह दिया कि तुम्हारी बीवी इस सब में मुलव्विस थी, इसने ही तुम्हारी बहन को घर से भगा दिया है। इसी गुस्से में इसने तुम्हें तलाक दे दी और मुझे आज मालूम हुआ है कि तुमने ही मेरी बेटी को बचाया है। तुम मुझे माफ कर दो, मेरी सास ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी। माफ करना इतना आसान तो नहीं था। पुलिस ने छापे मारकर अरबी के गिरोह को पकड़ लिया था। मुझे वतन भिजवा दिया गया है। मेरी लटी पटी हालत देखकर मेरे वालिदैन बहुत अफसरदा हैं, मगर मेरे पास इनको देने के लिए तसल्ली का ये खर्ब भी नहीं है। किसी के गुनाह की सजा मुझे मिल गई थी। आगे दुनिया अंधेर नजर आती है। मेरे लिए दुआ करें कि मुझे रोशनी की कोई उम्मीद नजर आ जाए। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।